थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट का मतलब कि जिस वक्त आप फर्स्ट बेस्ट पॉइंट अटेन ना कर सकें, कोई हालात इस तरह के बन गए हुए हैं कि आप फर्स्ट बेस्ट की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि उधर उसके बारे में सोचना ही फजूल है, फिर आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ये थ्योरी आपको बताएगी कि एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में रहते हुए वो कौन सी स्ट्रेटेजी आप खेलेंगे, लगाएंगे, जिससे आप सेकंड बेस्ट मैक्सिमम जो पॉइंट है आपका वो अचीव कर सके, उसे ऑप्टिमम पॉइंट बोलेंगे। अब अगर फर्स्ट बेस्ट आप हासिल कर लें, उसे तो प्रीटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म यूज होती है प्रीटो ऑप्टिमैलिटी। प्रीटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब आपने अपने तमाम रिसोर्सेज इस तरीके से यूटिलाइज किए कि उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट था वो आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा बेनिफिट हो नहीं सकता। लेकिन जिस वक्त सर्कमस्टांसेस इस तरह के बने हो आप वो पॉइंट हासिल ना कर सके, तो फिर आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो ये थ्योरी बेसिकली आपको लीड करती है सेकंड बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने में। समझ लगी बात? जी सर, लग गई। हाँ, अब ये बात तो कॉमन सेंस है, आप में से सभी को पता होगी कि अगर ट्रेड फ्री हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो, तो ऐसे में इंटरनेशनल ट्रेड वो वेलफेयर में इजाफा करती ही करती है। ओवरऑल मेंबर नेशन की वेलफेयर, नॉन मेंबर नेशन की वेलफेयर, पूरी वर्ल्ड की वेलफेयर में इजाफा होता है। जिसका सबूत ये है कि शुरू में चैप्टर नंबर 2 में आपको थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 5 में एशर-ओलन थ्योरी, ये सारा काम डिटेल में हम कर चुके हैं। और इन तमाम कामों का क्रक्स यही निकलता है कि ट्रेड करने से, स्पेशलाइजेशन करने से वेलफेयर में इजाफा होता है। सहमत करते हैं मेरी आप बात से? जी सर। अच्छा, अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो फ्री ट्रेड तो है कोई नहीं पूरी दुनिया में। आप यहाँ तो इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं, यहाँ तो एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं। किसी भी नेशन के साथ आप ट्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको पे करनी ही पड़ रही होती है। इसका मतलब है वो जो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन थी वो तो आप अवेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेड फ्री तो है ही कोई नहीं, से तो आप भूल ही जाएं। अब जब ट्रेड फ्री नहीं है, आपने टैरिफ लगाना ही है, तो फिर कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसे आप सेकंड बेस्ट अचीव कर सके। मेरा ख्याल है पॉइंट समझ आ गया आपके। कस्टम यूनियन, फ्री सर एक ट्रेड, बार दोबारा रिपीट कर दें। फ्री ट्रेड एरिया, और जितने भी आपने ये पीछे यूनियंस वगैरह पढ़ी हैं, ये सारी सेकंड बेस्ट अचीव करने की ही एक, समझ लेके करी हैं। आप लेबर यूनियन बना लेते हैं, कस्टम यूनियन बना लेते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट बना लेते हैं, फ्री ट्रेड एरिया बना लेते हैं। तो ये कुछ ना कुछ ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है, जिसका मकसद यही है कि आप सेकंड बेस्ट हासिल कर सके। तो ये तो सिनेरियो में पता है कि फर्स्ट बेस्ट हासिल नहीं कर सकते, फिर हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिससे सेकंड बेस्ट ऑप्शन हम अचीव कर सके। वो फिर थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट आपको हेल्प करती है। उसको कौन रीड करेगा आप में से? आमना आप ही कर दो, पानी पियो। ये 1956। नीचे इसका इंट्रोडक्शन है। 1955 में मीड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, बाद में 1956 में इस लिप्से ने थोड़ा सा अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस किया। और ये यही बात बता रहा है, सबसे पहले इसने बाइनर ने काम किया था इसके ऊपर। और इसका मकसद यही है कि जब आप ये देखें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थ्योरी ऑफ सेकंड वेव, व्हिच स्टेट्स दैट इफ ऑल कंडीशन रिक्वायर्स टू मैक्सिमाइज वेलफेयर और रीच प्रीटो ऑप्टिमम कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अगर वो तमाम कंडीशंस जो ऑप्टिमम, प्रीटो ऑप्टिमम को सेटिस्फाई ना कर सकती हो, तो फिर हम ट्राई करते हैं कोई ऐसे पॉसिबल सोल्यूशन जो मैक्सिमम कंडीशंस को फुलफिल करे। तो इसी कॉज के लिए फिर थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई। बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से जो स्ट्रेटेजी लगा रहे होते हैं वो सेकंड बेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज नहीं कर रही होती। तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे सेकंड बेस्ट ऑप्शन आप अचीव कर सकें, वो आपको बताती है थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। तो यही आपने काम करना है इस चैप्टर में। बाकी आगे वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे काट दें, ये आपने यहाँ तक काम रखना है। चैप्टर आपका हो गया फिनिश। और कभी बताता हूँ, सपोर्ट एक्सचेंज रेट या स्पॉट रेट में आपने ऑन द स्पॉट जो इस वक्त मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा है उस पर ट्रांजैक्शन करनी होती है। 2 दिन का टाइम स्पैन होता है इसके अंदर, उसके अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शन को ओके कर दें। फॉरवर्ड रेट ये है कि आपने कह दिया कि आप मुझे माल आज भिजवा दें, मैं पेमेंट इसकी 3 महीने बाद करूंगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आ गई। एक तो चीज ये है, आप उससे डील कर लेते हैं कि यार आज के दिन जो एक्सचेंज रेट चल रहा है सेम इसी रेट पे मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा। अगर तो दूसरी पार्टी भी ओके कर देती है तो वो आपकी निगोशिएशन हो जाती है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं और उसके मुताबिक आप ये अपनी ट्रांजेक्शन को ओके कर देते हैं। एक तो ये फॉरवर्ड रेट हो गया, आज के रेट के मुताबिक आपने पेमेंट करनी है लेकिन 3 महीने बाद करनी है। अब इसमें आज का रेट अगर ज्यादा हुआ
और 3 महीने बाद रेट नीचे आ गया, तो जिसने चीज खरीदी है उसे नुकसान होगा, जिसने बेची है उसे फायदा होगा। अच्छा, आज आप 302 रुपये कह देते हैं कि डॉलर का रेट है, 302 रुपये के हिसाब से आप कह देते हैं कि यार ठीक है, मैं 300 आज जो रेट चल रहा है इसी के मुताबिक मैं आपसे चीजें खरीदता हूँ, पेमेंट मैं आपको आफ्टर 3 मंथ करूंगा। आपने ये ओके क्यों किया? क्योंकि डॉलर का रेट पिछले कुछ टेन्योर में इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। आपको ये थ्रेट है कि 3 महीने बाद 302 की बजाय ये 320 का ना हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए आपने कहा यार इधर ही ब्रेक लगाते हैं, ये आज जो रेट चल रहा है इसके मुताबिक मैं तुम्हें 3 महीने बाद पे करूंगा। और दूसरी पार्टी अगर एग्री कर लेती है तो ठीक है, आप इसके मुताबिक डील करते हैं। अब 3 महीने बाद ये भी तो हो सकता है कि ये 290 का हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी सर। अगर तो 290 का हो गया, इसने तो 302 में डील ओके की हुई है, तो जो खरीदने वाला है जिसने पेमेंट करनी है वो तो फंस गया बेचारा, उसको लॉस हुआ। और जो बेचने वाला है जिसको पेमेंट मिलनी है उसको फायदा हो गया, क्योंकि उसको 290 की बजाय अब 302 वो मिल रहा है पर डॉलर का रेट। उलट केस भी हो सकता है, 302 की बजाय अगर ये 320 का हो जाए 3 महीने बाद, तो इसने जो डिसीजन खरीदने वाले ने किया था वो डिसीजन इसका बिल्कुल ठीक था, इसे फायदा होगा और बेचने वाले को लॉस होगा। ओके। बस इसमें किस्सा मुख्तसर ये फॉरवर्ड रेट में जेहन में रखें कि जो ट्रांजैक्शन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सपोर्ट रेट की बिना पे भी होते हैं। भी आज जो रेट चल रहा है उसकी बेस पे आप डील करते हैं, या जो 3 महीने के बाद उस वक्त जो सपोर्ट रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक आपने पेमेंट करनी है। ये दोनों तरह से डील हो सकती है। बहरहाल सपोर्ट और फॉरवर्ड रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। अब इसमें दो छोटी छोटी चीजें और हैं सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड रेट में, वो ये कि एक फॉरवर्ड डिस्काउंट है, एक फॉरवर्ड प्रीमियम है। ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दी है ये दोनों चीजें। अगर तो 302 आज डॉलर की प्राइस है, सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट रेट, 3 महीने के बाद ये 290 का हो गया, तो ये फॉरवर्ड डिस्काउंट है। और आफ्टर 3 मंथ ये अगर 320 का हो जाता है तो ये फॉरवर्ड प्रीमियम है। समझे बात? जी सर। तो इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, फॉरवर्ड डिस्काउंट या फॉरवर्ड प्रीमियम, दोनों का एक ही फार्मूला है, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। ये एफ आर फॉरवर्ड रेट है, और ये सॉरी एफ आर, ये एस आर सपोर्ट रेट है। इन दोनों का आपने लेना है डिफरेंस, और इसे सपोर्ट रेट पे डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आपको पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएंगी, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल आएगा, 10%, 30%, 20%। अब ये मल्टीप्लाई 4 ही क्यों किया बोला? आम तौर पे जो ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड रेट में होती हैं वो 3 मंथ के नोटिस में होती हैं। जी सर। 3 मंथ के नोटिस में एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीनों को आप अगर 3 पे डिवाइड करें तो 4 ही बनता है ना, क्वार्टर्स। तो ये क्वार्टरली पेमेंट्स होती हैं, उस हिसाब से ये एनुअल रेट निकल रहा है आपका, ये क्वार्टरली नहीं निकलता। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और ये इसका आंसर अगर -10% आ गया तो इसका मतलब है सालाना 10% फॉरवर्ड डिस्काउंट हुई है। इसका आंसर अगर +20% आ गया तो इसका मतलब है सालाना 20% फॉरवर्ड प्रीमियम मिला। इज इट क्लियर? सर। अच्छा, ये हो गई कहानी फॉरवर्ड डिस्काउंट और फॉरवर्ड प्रीमियम की। फॉरेन एक्सचेंज स्वैप ये काट दें, फ्यूचर ऑप्शंस ये भी काट दें। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ये भी काट दें, रिस्क तो बार इन्वॉल्व होते ही हैं हर काम में, बिजनेस में। हेजिंग और स्पेकुलेशन, इन पे जरा हल्की फुल्की नजर मार लीजिएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। हेजिंग क्या होती है और स्पेकुलेशन क्या होती है? हेजिंग ये है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क उससे बचने की कोशिश करनी है, कि आप कोई ऐसा रास्ता या लाहा अमल तैयार करेंगे कि जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जिसमें मैंने कहा था कि आज तो रेट 302 है लेकिन ये इन फ्यूचर 290 पे भी आ सकता है और 320 पे भी आ सकता है, अनसर्टेनिटी है, क्लियर कुछ भी नहीं है। तो इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आप हेजिंग खेलते हैं। कवरिंग एन ओपन पुल, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टर ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल वो 1 लाख यूरो वो बारो करता है जो प्रेजेंट स्पॉट रेट चल रहा है उसके मुताबिक, और इसे
डिपॉजिट करवा देता है बैंक में, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इतना रिस्क लेने का, इतना स्यापा करने का उसको क्या टेंशन पड़ी हुई है। उसने स्पॉट रेट के मुताबिक उठाए, बैंक में फेंके, और बैंक से उसने 3 मंथ के नोटिस पे इंटरेस्ट कमाया। उसे इंटरेस्ट भी मिल गया, और 3 महीने के बाद जब उसकी कमिटमेंट थी कि 3 महीने के बाद उसने पेमेंट करनी है, तो वो अपनी जो साइनिंग पार्टी थी, जिसके साथ उसने डील की हुई थी, उसे पेमेंट भी कर देगा, और 3 महीने तक पैसे बैंक में रखने का उसे प्रॉफिट भी मिल गया। ये एजिंग है, समझ लगी बात। जी सर। और स्पेकुलेशन, इसे बोलते हैं सट्टाबाजी। स्पेकुलेशन, इसमें रिस्क फ्री काम होता है, इजी मोल चिल मोल तो मीठे चोल। इसमें आपने क्या करना है कि आप हेजर सीक टू कवर अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसमें भी वो रिस्क को ही कवर कर रहा है। और वो देखता है कि जिस करेंसी में आपको, जिस मुल्क में करेंसी सस्ती है, उधर से खरीदेगा और उसे बैंक में डिपॉजिट करा देगा। उसके बाद जिस पॉइंट पे उसको लगेगा जिस मुल्क में करेंसी महंगी है, वो उस कुछ अरसे के बाद उस उस नेशन को बेच देगा। ये स्पेकुलेशन है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेकुलेशन में और इससे पहले जो आपको मैंने आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट दिया था। आर्बिट्रेज में क्या था, फौरी तौर पे उसने खरीदा और फौरी तौर पे बेच दिया। जिस मुल्क में करेंसी सस्ती है उसे खरीदा, जिस मुल्क की करेंसी महंगी है और उस मुल्क में बेच दिया, और फौरी तौर पे उसको उसका मुआवजा मिल गया। काम यही करना है, लेकिन इसमें आपने फौरी तौर पे बेचना नहीं है। आपने बैंक में होल्ड कर लेना है और इंतजार करना है। जिस टाइम आपको लगे कि इस टाइम रेट सबसे अच्छा हो गया है, इससे ऊपर अब नहीं जाएगा, उस टाइम आप दूसरे मुल्क को बेच देते हैं। ये स्पेकुलेशन है। आपने पैसा स्पेकुलेट कर लिया पहले, टेम्परेरी। उसके बाद जब आपको प्रॉफिट की गर्ज हुई तो आपने बेच दिया। हाँ। अच्छा जी, चैप्टर 14 भी खत्म हो गया है आपका, और 15 में आ गया एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का एक ही सिर्फ फंडा है जिस सेंटेंस के गिर्द ये पूरी थ्योरी रोटेट करती है, वो ये कि आपकी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है बिटवीन टू करेंसी, वो इक्वल होता है। यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन लिखी होगी, ऊपर कहीं पे देखते हैं। स्वीडिश इकोनॉमिस्ट ने इसको गोस्तव कैसल इंट्रोड्यूस करवाया था। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एट विच नेशन कुड रिटर्न टू गोल्ड स्टैंडर्ड आफ्टर डिसरप्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा जी, अब आपको वो कॉन्सेप्ट पता है ना, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन का क्या होता है उसमें बोला। जी सर। ट्रेड से जो है ना फैक्टर और रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस जो है वो इक्वल हो जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में भी यही मानना है कि ट्रेड जिस वक्त होती है उसकी वजह से फैक्टर प्राइसेस इक्वल होने का रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी जो करेंसी के रेट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। पी ओवर पी स्टेरिक, ये इक्वल इक्वल हो जाते हैं। ये आर आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है, वो स्पॉट भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। पी आपकी डोमेस्टिक प्राइस है, और ये पी इंटरनेशनल प्राइस है या फॉरेन प्राइस। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो एक्सचेंज रेट निकल आएगा। अगर तो डोमेस्टिक प्राइस वो 100 है और फॉरेन प्राइस वो भी 100 है, तो आपका एक्सचेंज रेट वो इक्वल टू 1 निकल आएगा। अगर तो 1 है फिर तो इक्विलिब्रियम पे है कहानी, फिर तो मसला कोई इतना नहीं है। एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी आपकी इक्वल टू 1 है, बैलेंस में है। अगर ये 1.1 पे है, मतलब आपकी ये जो डोमेस्टिक प्राइस है वो कम है, इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा है, या इंटरनेशनल प्राइस कम है, डोमेस्टिक प्राइस आपकी ज्यादा है। डोमेस्टिक प्राइस अगर ये लो होगी, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा होगी, तो फिर लोग क्या करेंगे, ऐसा मुल्क जहां पे कीमतें कम है वहां से चीजें खरीदते हैं, और जहां पे कीमतें ज्यादा है वहां पे बेच देते हैं। तो जिसकी अपनी प्राइस कम होगी वहां की एक्सपोर्ट वो इंक्रीज होगी, इंपोर्ट कम होगी। ऐसा ही है। जी सर। तो जिस वक्त एक्सपोर्ट आपकी इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब आपके पास डिमांड का प्रेशर आया, और उसकी वजह से एक तरफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, एक तरफ सप्लाई ज्यादा हो रही है। सप्लाई और डिमांड, उनके चक्कर की वजह से ये प्राइसेस इक्वलाइज होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह कहानी वर्क करेगी जिस तरह फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन में था, कि जिसने प्रोडक्शन ज्यादा की उस तरफ प्राइसेस किस तरीके से वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, जिसने प्रोडक्शन कम की उधर प्राइसेस किस तरीके से डिक्रीज होना शुरू हो गई। एट द एंड फैक्टर प्राइसेस इक्वल हो गई। उसमें यहाँ पे आके हमने ब्रेक लगा दी थी। फैक्टर प्राइसेस इक्वल होने की वजह से एक्सचेंज रेट वो इक्वल हो जाते हैं। इसमें बस ये एडिशन है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एब्सोल्यूट सेंस में और रिलेटिव सेंस में, रिलेटिव में आप रिलेटिव प्राइसेस को देख रहे होते हैं, और एब्सोल्यूट में आप एब्सोल्यूट करंट सिनेरियो को देख रहे होते हैं। रिलेटिव का ये फार्मूला है। इन दोनों चीजों को पढ़ लीजिएगा।
आपको ये सारा कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक वीडियो का लिंक आपको भेजूंगा। इंडियन एक इकोनॉमिस्ट है, उसने अच्छी वीडियो इस पे बनाई हुई है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है कि सारी समझ लग जाएगी। अच्छा, ये चैप्टर 15 स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, परचेजिंग पावर थ्योरी। ये आपने निशान कर लेनी है, लाजमी देखना। इस पे कोई 10 नंबर का नोट वो पूछ लेता होता है, परचेजिंग पावर थ्योरी पे नोट लिखें जी, बताएं क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये बेसिकली एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने के लिए बनाई जाती है। तो एक्सचेंज रेट अगर आपने डिटरमिन करना है, ये दो तरह से आप देख सकते हैं, एक एब्सोल्यूट सेंस में, एक रिलेटिव सेंस में। एब्सोल्यूट सेंस का मतलब ये हुआ कि आपने अपने लोकल प्राइस को फॉरेन प्राइस के साथ कंपेयर करना है, दोनों की रेशो आपने निकाल लेनी है। पी अगर पी स्टेरिक किया तो ये आपका आर निकल आया, आर का मतलब है एक्सचेंज रेट निकल आया। पी आपकी लोकल प्राइस है और ये फॉरेन प्राइस है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेयर आर इज द एक्सचेंज रेट और सपोर्ट रेट। सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड रेट, इसका डिफरेंस तो पता होगा ना इमन आपको? जी सर। मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। जी सर। ठीक है। पी एंड पी स्टैरिक, ये है जी आपकी जनरल प्राइस लेवल इन होम एंड फॉरेन नेशन। तो ये तो आपने एक्सचेंज रेट निकाल लिया। फर्ज करें कि आपके पास जो अ, इस वक्त किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस है वो 100 है, और फॉरेन मार्केट में उसी प्रोडक्ट की प्राइस 150 है। तो 100 ओवर 150 करें जरा, क्या आंसर आता है? 0.66। 0.66। तो ये एब्सोल्यूट सेंस में निकला है। अब रिलेटिव सेंस में किस तरह से ये निकलेगा, डिटेल में आप इधर से सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये रिलेटिव परचेजिंग पावर थ्योरी, इसमें आपने ये बेस प्राइस के साथ, बेस ईयर की प्राइस के साथ करंट ईयर की प्राइस, इसे डिवाइड करना है अपने लोकल, और यही आपने काम बेस ईयर की फॉरेन प्राइस, उसे डिवाइड करना है बेस ईयर की करंट प्राइस। तो ये आपकी रेशो हो गई फॉरेन प्राइस की, ऊपर वाली रेशो हो गई आपकी लोकल प्राइस की। इन दोनों को डिवाइड मारेंगे आप और मल्टीप्लाई कर देंगे आर जीरो के साथ, जो करंट ईयर का आपका एक्सचेंज रेट होगा उसके साथ। तो ये आपका आ जाएगा रिलेटिव एक्सचेंज रेट। याद रखें, फर्क सिर्फ यही है कि इसमें बेस ईयर के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं अपने एक्सचेंज रेट को। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव, कंपेयर करने को बोलते हैं, रिलेट कर रहे हैं, इसी वजह से इसे रिलेटिव परचेजिंग पावर कहते हैं। तो आपने रिलेटिव अपने लोकल प्राइसेस, उसे डिवाइड कर देना फॉरेन प्राइसेस के साथ। तो एक्सचेंज रेट जो निकल आएगा ये आपका अकॉर्डिंग टू रिलेटिव परचेजिंग पावर थ्योरी होगा। याद रहेगी बात? जी सर। अब इसमें ये बासा सिमुलसन इफेक्ट क्या है, इसे काट दें। आगे इसका कोई मैथमेटिकल काम है, देख लेते हैं, नहीं तो उसको काट दें सारा। ये सारे डायग्राम, ग्राफ श्राफ, केस स्टडीज काट दें, इंपीरिकल टेस्ट ये भी काट दें परचेजिंग पावर का। बस उतना ऊपर तक ही काम रखना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। मॉनेटरी अप्रोच ये भी काट दें, मॉनेटरी अप्रोच अंडर फ्लेक्सिबल काट दें, कुछ नहीं करना हमने। मॉनेटरी अप्रोच एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने की ये भी काट दें, नहीं करना। आगे पोर्टफोलियो भी काट दें, कुछ भी नहीं आगे। मेरा ख्याल से ये चैप्टर फिनिश है, इसमें कुछ भी नहीं करना हमने। ले जी, चैप्टर खत्म है। आगे नया पार्ट स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 16। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या काम करना है, और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड आपकी खत्म हो जाएगी, फिर रिवीजन ही स्टार्ट करेंगे हम। इस चैप्टर में जो जो करना है काम है आपको बता देता हूँ। दो चीजें छोटी छोटी हैं बड़ी काम की, वो आपने लाजमी देख लेनी है। 100% अटेम्प्ट आपका पेपर होगा इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा होगा। ये सारा काट दें, ये भी काट दें। मार्शल लर्नर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या होती है? ये बेसिकली, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। द कंडीशन, यहां से मैं पढ़ रहा हूँ, द कंडीशन दैट टेल्स अस वेदर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपकी वो स्टेबल है कि नहीं है, वो आपको एक मार्शल लर्नर कंडीशन बताएगी। द जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ मार्शल लर्नर कंडीशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। उसे सेक्शन 16(2) में बताया हुआ है, लेकिन वो हमने नहीं देखनी, इसे काट दें। हेयर वी प्रेजेंट सिंप्लीफाइड वर्जन, और वो क्या है? वो ये है कि मार्शल लर्नर कंडीशन इंडिकेट अ स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ से
Marshall Lerner condition indicate a stable foreign exchange market if the sum of price elasticities of demand for import and demand for export in absolute term is greater than वन। ग्रेटर देन वन का मतलब है कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो फ्लैटर है। अगर तो कर्व फ्लैटर होगी तो ये निशानी होगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबल है। अगर तो ये कर्व स्टीपर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपकी अनस्टेबल है। याद रहेगी बात। जी सर। ये आपने मार्शल लर्नर कंडीशन देख लेनी है। आगे ये वाला इलास्टिसिटीज इन रियल वर्ल्ड ये काट दें। जे कर्व ये देखना है आपने, लास्ट टॉपिक हमारा इस बुक का इंपॉर्टेंट है। इस पे भी 10 नंबर का नोट वो पूछ लेता होता है। जे कर्व क्या बताता है हमें? जे कर्व ये बताता है कि हमने तो ये सीख लिया कि एक्सचेंज रेट आपका, ध्यान से सो लेना बात, एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन होता रहता है। और एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन होने से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पर भी फर्क पड़ता रहता है, अप एंड डाउन होती है। इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी अप एंड डाउन होता रहता है। यहां तक तो बात समझ लगी। जी सर। लेकिन जिस तेजी से एक्सचेंज रेट आपका अप एंड डाउन होता है उतनी तेजी से बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अप एंड डाउन नहीं होता। फर्ज करें कि आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई और जिसकी वजह से आपकी करेंसी सस्ती होने की वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी ज्यादा हो गई, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इंप्रूव होना शुरू होगा। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट का प्रोसीजर एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आएगा। वक्ती तौर पे जो आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई इससे आपकी इकोनॉमी जरा नीचे जाएगी फौरी तौर पे, पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर स्टेबल होना शुरू होगी। तो इसका इफेक्ट नीचे कर्व में उन्होंने दिखाया हुआ है। ये कर्व एक बनी हुई है, ये देखें जी, ट्रेड बैलेंस और यहाँ पे टाइम पीरियड। आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई जिसकी वजह से ट्रेड बैलेंस आपका वो नीचे को आ गया। और आहिस्ता आहिस्ता ये तो हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ने इम्प्रूव होना है, लेकिन वो वक्ती तौर पे ये नीचे आ गया और आहिस्ता 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 इम्प्रूव होना शुरू हुआ। इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते आप 0 0 पे खड़े हैं। अब इस स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होना शुरू हुआ। फौरी तौर पे इंप्रूव नहीं हो जाता कि इधर से आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई उधर से बैलेंस ऑफ पेमेंट ऊपर हो गया। इट टेक्स सम टाइम। लॉजिकली टाइम लगता ही है हर चीज को, इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं देता। तो ये शेप इसकी ये जे टाइप की बनती है, इसी वजह से इसे जे कर्व कहते हैं। समझे बात। जी सर। इतनी सी बात है इसमें। और ये जे कर्व वाला टॉपिक भी आपका खत्म है। आगे मैं फिर भी 73 को नजर मार लूं, काम है करने वाला कि नहीं करने वाला। नहीं करना, ये चैप्टर खत्म। आगे हमारे पास चैप्टर 17 और 18, ये वो मंडल फ्लेमिंग के ओपन इकोनॉमी के काम है, ये भी सारे काट दें, इसमें से भी कुछ नहीं करना। बस ये चैप्टर 16 के टॉपिक जे कर्व पे हमने एंड कर दिया।